आज हम आप लोगों को भारतीय इतिहास से परिचय कराएंगे। भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा पार्ट है। जो जनरल स्टडी हम लोग पढ़ते हैं वह प्री और मेंस का जब सिलेबस देखा जाता है तो उसमें जो पार्ट सबसे बड़ा है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आमतौर पर हिस्ट्री के रूप में लोग बोलते हैं। तो इतिहास जो है वह जो भारतीय इतिहास है वह 3 भागों में है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। साथ ही साथ क्योंकि हम सिविल सेवा की तैयारी के लिए मतलब कि आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे में हम प्री और मेंस के दोनों के सिलेबस को मिला करके हम कंबाइंड तैयारी करने जा रहे हैं। ऐसे में हम यह देखेंगे कि एक बार में हम दोनों के सिलेबस को मिला करके कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा पूरा सिलेबस प्री का भी और मेन का भी कवर हो जाए। ऐसे में हम सिर्फ भारतीय इतिहास पढ़ करके पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। हम इतिहास के प्राचीन भाग को पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भाग को पढ़ेंगे, इतिहास के आधुनिक काल को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमको आधुनिक विश्व का इतिहास भी खास करके 20वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर, प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ होकर के और अपने देश की आज़ादी तक के लगभग 47-50 साल के इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इन 50 साल के दौर में जो भी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही थीं उन सब का प्रभाव भारतीय राजनीति पर देखने को मिलता है। और उसका ही परिणाम था कि हमारे जो नेशनल मूवमेंट थे वो उससे कुछ हद तक प्रभावित हुए थे। हमको इन इतिहास के भाग को कैसे पढ़ना है जिससे कि हम उसको मेड इजी कर पाएं। क्योंकि इतिहास का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। ऐसे में हम इस बात का विशेष प्रयास करें कि हम उसको आसान भी कर लें और हम उसको ग्राह्य भी कर लें, कि मतलब जो हम पढ़ें वो हमको समझ में आ जाए और हमारे काम लायक हो जाए। और जब भी हम 6 महीने या साल भर बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम पूरी तरीके से उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सक्षम रहें। ऐसे में हमको इसके लिए 2 स्तरीय रणनीति तैयार करनी होगी। पहले जो मानविकी के ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के बच्चे हैं, अगर वो इतिहास पढ़े हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं या कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन सबको पढ़ना है और सामान्य अध्ययन का भारतीय इतिहास पाठ सबको पढ़ना है। क्योंकि बिना इसके समझे, बिना इसके पढ़े हम मेंस में लगभग 125 नंबर के क्वेश्चन को तथा प्रारंभिक परीक्षा में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इतने बड़े पार्ट को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पूरे प्रयास करने के बाद भी 1000 नंबर के जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है उसमें हम बहुत अच्छा करते हैं तो हम 550-600 नंबर जाते जाते हमारी कहानी हो जाती। ऐसे में किसी पार्ट को हमको छोड़ना नहीं है। तो हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ता है। एनसीईआरटी में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के क्लास के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक को 2005 में तैयार किया था। यह ठीक है कि 2005 में लिखी गई पुस्तक आज भी हमारे लिए उपयोगी है और वह पुस्तक हमारी समझ का विकास करती है कि हम किसी चीज़ को कैसे समझेंगे, यह हमको बताने का प्रयास करती है। कक्षा 6 से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कक्षा 6 में जब हम इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इसमें तो कोई बहुत बहुमूल्य चीज़ या बहुत उपयोगी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी कक्षा 6 से ही एक ऐसी नींव तैयार होती है जो कक्षा 12 तक जब हम इतिहास की क्रम को पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि जिस सीढ़ी पर जो पहला पावदान था, पहला स्टेप था जिस पर हमने पैर रखा था, उसी स्टेप पर हम आगे बढ़ते हुए हम 12 तक पहुँचे हैं। हम जब भी एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, यह ठीक है
कि आपको हो सकता है पूरे किताब में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना मिले, लेकिन जो भी चीज़ें मिले उनको आप अंडरलाइन करते जाइए। इसलिए अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि जब हम दोबारा और तिबारा उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमको उस पुस्तक को पूरी तरह ना पढ़ना पड़े, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना रहेगा जिनको हमने अंडरलाइन कर लिया था और यह बता दिया था कि यह पार्ट हमारे लिए उस किताब में या उस अध्याय का या उस लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है या उपयोगी चीज़ है। तो हमको दूसरे चरण में और तीसरे चरण में समय न बर्बाद करना पड़े, इसके लिए हमको उसमें अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि सारी बातें स्पष्ट होती चले। जब हम कक्षा 7 की किताब पढ़ते हैं तो कक्षा 6 का पढ़ा हुआ ज्ञान हमको 7 की पुस्तक को पढ़ने में मदद करता है, क्योंकि कक्षा 6 की किताब कक्षा 6 के बच्चे के लिए लिखी गई है और कक्षा 7 की किताब कक्षा 7 के बच्चे के लिए लिखी गई थी। लेकिन एक क्रम तैयार किया जाता है कि हम किसी चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ जा कर के उसको ख़त्म करेंगे। तो कक्षा 6 में जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो कक्षा 7 की जब किताब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए मदद करेगी, और जब हम कक्षा 8 की किताब पढ़ रहे हैं तो कक्षा 6 और 7 की किताबों में दिए गए ज्ञान हमारे कक्षा 8 में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी मदद करेगी। हम इनको अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे और पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसमें कुछ लोग नोट भी बनाते हैं, अगर समय हो तो नोट भी बना लीजिए, वो भी आपके लिए एक अच्छा प्रयोग होगा। और उसमें नोट बनाते समय आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप इतिहास को 3 भागों में बांट दीजिए, प्राचीन भाग, मध्यकालीन भाग और आधुनिक भाग। जो घटनाएं आप प्राचीन भाग की पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भाग में डाल दीजिए, जो मध्यकालीन घटनाएं आपने पढ़ा है उसको मध्यकालीन, और आधुनिक भाग में जो पढ़ा है उसको आधुनिक भाग में डालते जाइए। तो इससे ये रहेगा कि आप जब भी पढ़ने बैठिएगा तो आपके दिमाग में यह बात रहेगी आज मैं प्राचीन काल पढ़ रहा हूँ, गुप्त वंश पढ़ रहा हूँ, मौर्य वंश पढ़ रहा हूँ, तो उससे संबंधित चीज़ें एक साथ रहेंगी और जो प्री के तथ्य के रूप में आपके लिए लाभदायक रहेंगी, और वो तथ्य मुख्य परीक्षा को लिखते समय भी आपके लिए उपयोगी होंगी। तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो क्रम है इतिहास के किताब को लिखने का, उन किताबों को पढ़ करके हम भारत के इतिहास को तथा विश्व के समकालीन इतिहास को जान सकते हैं। खासकर कक्षा 11 की जो NCERT की पुस्तक है वो समकालीन विश्व को बताती है। समकालीन विश्व को जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और समकालीन विश्व की घटनाओं ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था। इस नाते हमको उस घटनाओं को भी पूरी गंभीरता से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि हम चीज़ों को समझते जाएं, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। सिविल सेवा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें रट करके किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो अपनी समझ का विकास करना है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी घटनाओं को समझता है वो अच्छी तरीके एक्सप्लेनेशन दे पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है, और वही अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। क्योंकि इस परीक्षा का जो मॉडल तैयार किया गया है वो यही तैयार किया गया है कि रटने वाले छात्रों को, जो रटने का परंपरा थी, उन छात्रों को फील्ड से बाहर किया जाए। ये ठीक है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रटनी आवश्यक होती हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि रटने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं या नहीं सफल होते, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम समझने का विकास करें तो हमारे लिए परीक्षा और आसान और उपयोगी हो जाएगी। बस समझने का तरीका ये होना चाहिए कि जब हम जिस घटना को पढ़ रहे हैं पूरी कंसंट्रेट होकर के उस घटना को अपने मन मस्तिष्क में उतारें और समझने का प्रयास करें कि ये घटना ऐसे क्यों हुई है, और किताबों में इसको समझाने के क्रम में ही लिखा गया है। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि NCERT की पुरानी किताब और NCERT की नई किताब, अगर दोनों किताबों को मिला करके, खास करके 9, 10, 11 और 12 की NCERT को मिला करके पढ़ा जाए तो ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि NCERT की किताबें जो 2005 से, मतलब ये मान के चलिए कि 1886 की जो नई शिक्षा नीति आई, जो संशोधित रूप 1991 में आया था, उसके बाद जो किताबें आई हुई हैं 1986 में जो शिक्षा में सुधार हुआ और उसके बाद जो नई किताबें आई
उनको तथा 2005 में जो शिक्षा में सुधार हुआ और किताबें आई, एनसीईआरटी किताबें आई, अगर हम इन दोनों किताबों को मिला करके या दोनों किताबों को क्रमवार रख करके पढ़ें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम इतिहास की उस गहराई में पहुंच जाएंगे जहां से हमारी समझ का विकास हो जाएगा, तथ्य तर्क और हम विकसित कर लेंगे, जिससे हम समस्या का समाधान कर दे जाएंगे। एक चीज़ और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वह ये कि हम जब भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमको सिलेबस का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे मेंस में हिस्ट्री से किस किस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हमको अपने आप को केंद्रित करना होगा और फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ पिछले 5 जैसे हम 10 अक्टूबर 2021 का पीटी देने जा रहे हैं, तो 2020 से पीटी और मेंस के जो पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं वह 2005 के बाद से और 2015 से 2020 के बीच का जो पीटी और मेंस का पेपर है उसको भी हम सिलेबस के साथ रख करके और ये देखें कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस प्रकार से परीक्षाओं के स्वरूप, प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन करता है और उस बदले हुए स्वरूप के साथ हम अपने को तैयार करें। सिर्फ सिविल सेवा के प्रश्न पत्र का ही सहारा नहीं लेंगे, हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, क्योंकि इनका भी प्रारूप बदल चुका है और वह भी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पैटर्न पर ही चल रहे हैं, तो हम पीसीएस की जो भी परीक्षाएं पिछले 3-4 साल में हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्न को भी ध्यान में रख करके हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनका पैटर्न बदल रहा है और किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम एनसीईआरटी को आधार बुक के रूप में एक समझ को विकसित करने के रूप में पढ़ेंगे और जब एनसीईआरटी को पढ़ करके हम अपने समझ को विकसित कर लिए, उसके बाद हम द्वितीय चरण में उन पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे जिन पुस्तकों से हम इतिहास की गहराई में जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ करके हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं मिलते हैं। ये ठीक है कि कभी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाता है, वो ठीक, लेकिन हमको सिर्फ अपने समझ को विकसित करने के लिए, अपने धरातल को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी के बाद हमको प्राचीन इतिहास में झा एवं श्रीमाली को पढ़ना है, ठीक है। मध्यकालीन भारत पढ़ते समय हमको सतीश चंद्र की पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा और आधुनिक भारत को पढ़ने के लिए बिपिन चंद्र और शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। और इन पुस्तकों को पढ़ते समय हमको बहुत गंभीरता से सारी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र एक साथ 2-3-4 किताबों को ले लेते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। एक किताब को 4 बार पढ़ना ज़्यादा उपयोगी होता है बनस्पत की 4 किताबों को एक बार पढ़ना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूरे 30 साल 35 साल के अनुभव को लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, उस चीज़ को 22 साल 23 साल 24 साल का एक छात्र जो अभी 2 साल 3 साल पहले से पढ़ना शुरू किया है, एक बैग समझ नहीं सकता है। ऐसे में उसको एक किताब को रुक रुक करके स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि उन सारे चीज़ों को वह समझ करके अपने समझ का विकास कर सके और समझे हुए प्रश्न को वह सही तरीके से आंसर दे पाएगा। जब हम आगे क्रम वाइज पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हम 2 बातों को विशेष ध्यान रख करके पढ़ेंगे। इतिहास की गहराई को समझने के लिए या इतिहास को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको भूगोल की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं दक्कन के पठार को, हम पढ़ते हैं आर्यों के भारत में आगमन को या आर्यों के विस्तार को, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमको बेसिक भूगोल भी जानना चाहिए कि उत्तर भारत क्या है, दक्षिण भारत क्या है, दक्कन क्या है, पश्चिम क्षेत्र क्या है, पूर्वी क्षेत्र क्या है और उत्तर पूर्व का क्षेत्र क्या है। नदियों, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र को हम पढ़ते हैं तो हम ये जाने कि क्या गंगा उत्तर भारत में बहती है या दक्षिण भारत में बहती है, गंगा किन राज्यों में बहती है, गंगा का मैदान किन राज्यों में पड़ता है। तो हमको इतिहास की अच्छी समझ होने के लिए कि हम किसी चीज़ को जब पढ़ रहे हैं तो हम तेज़ी से पढ़ते हुए आगे चले जाएं,
इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमको भूगोल की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम आपको थोड़े सी भूगोल को पढ़ाने के बाद फिर इतिहास को पढ़ाना शुरू करेंगे, जिससे कि आप जब इतिहास पढ़ें तो आपको कोई परेशानी न हो कि उत्तर से दक्षिण आर्य क्यों नहीं गए, कौन सी ऐसी रुकावट थी जो उनको रोक रही थी, और उत्तर से दक्षिण जाने के बीच में कौन सी नदी ऐसी है जो विभाजन रेखा का काम करती, कौन सी पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो उत्तर से दक्षिण को बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इतना भूगोल पढ़ लेंगे कि जैसे इतिहास के लेसन प्लान को पढ़ते समय या इतिहास को पढ़ते समय वह भूगोल हमको परेशान न करे। उसके बाद हम इतिहास के क्रम में जाएंगे। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसको भी हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास जो लगभग 4000 वर्ष का इतिहास होता है, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास जो लगभग 1500 वर्ष का इतिहास होता है। दोनों को अगर हम जब बांट करके पढ़ते हैं तो हमको लेसन प्लान बनाने में असुविधा नहीं होती है, और लेसन प्लान बना करके हम एक एक लेसन के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों को आराम से पढ़ते हैं, तभी हम इस चीज़ों को समझ पाते हैं। जब हम किसी लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, किसी अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका राजनीतिक इतिहास पढ़ा जाता है, क्योंकि इतिहास का जन्म, इतिहास का ही प्रारंभ राजनीतिक व्यवस्था से होती है। क्योंकि जब एक राजा का जन्म होता है तब वो राजा अपनी राजनीतिक व्यवस्था का जन्म देता है, और जब वो राजा अपनी राजनीतिक व्यवस्था को विस्तार देता है तब फिर उसमें प्रशासन का रूप आता है, फिर उसका समाज आता है, फिर उसका धर्म आता है, वो किस धर्म का मानने वाला है। कभी कभी उसका धर्म अलग होता है और जनता का धर्म अलग होता है, तो इसको भी हम पढ़ें, जैसा कि हमने अशोक के शासनकाल में देखा था, मौर्यों में। फिर हम देखेंगे उस काल की अर्थव्यवस्था क्या है। अगर राजा लंबे समय तक शासन कर रहा है तो राजा के समय की जो कला है और वास्तुकला है, कभी कभी राजा की अभिरुचि होती है अपने राज्य में बड़े बड़े महल बनवाने का, बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल बनवाने का, जो आगे बाद में जाके इतिहास की धरोहर बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास का जो राजनीतिक स्वरूप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इतिहास में उसके आर्थिक स्वरूप के, उसमें सामाजिक परिवर्तन के, धर्म सुधार आंदोलन के या धार्मिक परिवर्तन के या धार्मिक क्रांति से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर को हम पढ़ेंगे, वैदिक काल से क्यों इनके बीच में टकराव हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कला का विस्तार तेजी से होता जा रहा है। प्राचीन काल में भारत में पहली बार मूर्ति निर्माण शैली का जन्म होता है, पहली बार मंदिर निर्माण शैली का जन्म होता है। उत्तर भारत की अलग मंदिर निर्माण शैली है, दक्कन की अलग है, दक्षिण भारत की अलग है। तो वो किन चीज़ों से इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता था, उनकी अभिरुचि क्या थी, तो इन और सब में हम अंतर को पढ़ते जाएंगे कि नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है, नागर शैली और बेसर शैली में क्या अंतर है, बेसर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है। तो इन चीज़ों को पहले हम एक शैली को पढ़ेंगे, फिर दूसरी शैली को पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच के अंतर को पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी अंतर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम मूर्तिकला को पढ़ेंगे कि मूर्ति क्या, भारत में जो मूर्तिकला का जन्म हुआ उसका पूरी तरीके से विकास भारतीय भूमि पर हुआ, या भारतीय मूर्ति शैली के जन्म में विदेशी प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है, तथा उत्तर भारत की मूर्ति शैली और दक्षिण भारत की मूर्ति शैली में क्या अंतर है। फिर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे प्राचीन काल को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास तथा कला और संस्कृति, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास एवं कला और संस्कृति। सबसे पहले हम आपको जो पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक इंडेक्स बनाएंगे कि हमारा लेसन कौन कौन सा होगा जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस लेसन को एक एक लेसन को पढ़ाएंगे, फिर उसमें पूछे गए प्रश्न को सॉल्व कराएंगे, फिर उससे आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो उसको क्वेश्चन को आपको करना होगा। उस क्वेश्चन से फिर हम आपको आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, जिससे आपकी लेखन शैली का भी विकास हो। क्योंकि मेंस में लिखने का जो विकास होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि धीरे धीरे 600 शब्द से घट करके अब 150, 200 और 250 शब्दों में लिखने की जो परंपरा डेवलप हुई है वो अपने आप में एक विशिष्टता को प्रदर्शित करती है। जिनके पास लिखने की क्षमता नहीं होगी वह अपनी बात को जानते हुए भी कम शब्दों में नहीं कह पाएंगे, और जिसका परिणाम होगा कि सब कुछ आते हुए भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। और यह एक दिन में विकसित होने वाली चीज़ नहीं है और बाजार से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। इसका विकास आपको स्वतः
लिखते हुए करना है। और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, अपनी गलती सुधारते जाएंगे, खुद आपको लगेगा कि ये हमसे गलती हो गई, फिर फाड़ेंगे पन्ना, फिर दूसरा लिखेंगे। तो ये क्रम जब चलता रहेगा तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा जब आप खुद अपने लिखने की शैली को लगेगा कि हाँ ये मुकम्मल हो चुकी है, और फिर जब आप मेंस में लिखने जाएंगे तब उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी और आसानी से आप लिख लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स पा करके अपने स्थान को चयनित हो जाएंगे। फिर हम मध्यकाल को पढ़ेंगे। मध्यकाल में प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था से अंतर देखेंगे, प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था से अंतर देखेंगे। हम देखेंगे मध्यकाल का समाज कैसा था, क्या वह प्राचीन काल के समाज से कुछ अंतर डिफर था, उनको भी हम अध्ययन करेंगे। उस काल की वास्तुकला प्राचीन काल की वास्तुकला में क्या अंतर था, क्योंकि ये जो विदेशी आए थे वो अपने साथ एक नई प्रकार की समाज लाए, एक नई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था लाए, एक नई प्रकार की कला लाए, एक नई प्रकार की भाषा आई जो अरबी और फारसी से पहली बार हम लोग अवगत हुए। तो क्या अब संस्कृत का अरबी और फारसी के ऊपर प्रभाव बढ़ गया, और उसमें कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। तो इसके नाते जब हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को जो पढ़ेंगे तो हर काल में लिखी गई उन कृतियों को, उन पुस्तकों को, उन लिटरेचर को जरूर पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मध्यकाल में जो नए साम्राज्य हुए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, इनको हम पढ़ेंगे। भक्ति काल को पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़ेंगे। इनके लिए भी जो किताबें महत्वपूर्ण हैं उनका भी हम सहारा लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा जो अंतिम पार्ट आता है भारत का, वो है आधुनिक काल। हम जब आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये बताएंगे सबसे पहले कि क्या आधुनिक शब्द का जन्म भारत में हुआ है या आधुनिक शब्द यूरोप से आया है। क्योंकि जिन यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं उन्होंने अपने साथ जो आधुनिक परंपरा आए, नया प्रशासन का स्वरूप आया, नई भाषा आई, नया टेक्नोलॉजी आया, वो सब आधुनिक यूरोप से आया। और इस नाते हम लोगों के वहाँ जब आधुनिक काल शुरू होता है, इसके लगभग 150 साल पहले यूरोप में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका रहता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अन्य जो भी यूरोप से आने वाली कंपनियां थीं, जिनका अलग अलग उद्देश्य था, खास करके व्यापार करना मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उनके वहाँ एनलाइटमेंट का युग शुरू हुआ, पुनः जागरण का काल शुरू हुआ था। वो वहाँ से निकल करके पूरी दुनिया में छाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। इस नाते वो समुद्री मार्ग से भारत आए या एशियाई देशों में, पूर्वी एशियाई देशों में, इंडोनेशिया वगैरह में गए, अपना साम्राज्य विस्तार किए। फिर उनमें आपसी संघर्ष हुआ, जो मजबूत था वो सर्वाइव किया और लंबे समय तक इस दक्षिण एशिया में शासन करता रहा। तो खैर, उसके साथ ही साथ हम जब आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसके डेट को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग डेट को आधार मान करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक दिन हम खाली इस पर डिस्कस करेंगे कि यूरोप में आधुनिक काल कब से आया, भारत में आधुनिक काल यूपीएससी कब से मांगता है, या और भी छोटी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कुछ परीक्षाओं में 1857 से यह आधुनिक काल माना जाता है। तो सबके लिए आधुनिक काल का क्रम क्या क्या है, उन काल खंड को लेकर के हम बताने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे भारत में इस सब चीज़ों का विस्तार होता है। जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत आई थी, भारत में शासन कर रही थी, इस नाते हमको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो विदेश में भारत के लिए राजनीतिक व्यवस्था सोची जा रही थी, या वो लोग भारत के बारे में क्या सोच रहे थे और किस प्रकार से प्रशासन करना चाहते थे, करते थे, और उसका भारत पर क्या प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ा। और उस बुरे प्रभाव का परिणाम हुआ कि गांधी जैसे लोग का जन्म हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने आर्थिक नुकसान के नाते भारत छोड़ देना पड़ा। यह ठीक है कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये भी इतना मजबूत हो चुका था कि अंग्रेजों के लिए छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण था, अमेरिका का दबाव महत्वपूर्ण कारण था। तो ये सारे कारण थे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करते हैं और भारत एक आज़ाद देश के रूप में 1947 को जन्म लेता है। हम जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास में विपिन चंद्र तथा शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक पर विशेष फोकस करेंगे, तथा हम इसको 6-7 पार्ट में बांट देंगे कि सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन,
क्रांतिकारी आंदोलन, इन सब चीज़ों को बांट करके कृषक आंदोलन, कृषकों का आंदोलन, फिर कृषकों के सुधार के लिए किए गए आंदोलन, इन सब चीज़ों को बांट करके अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। और ये हम पढ़ेंगे कि अगर कृषकों का आंदोलन 1600 से लेकर 1947 तक के काल में, लगभग 350 साल में कृषकों की क्या स्थिति थी, कौन से कारण बने कि कृषकों ने आंदोलन किया, और जब देश आज़ाद हुआ तो कृषकों की स्थिति क्या थी, और जो अकाल पड़े, भूखमरी आई, उसमें कृषकों का क्या प्रभाव पड़ा, उसके परिणाम स्वरूप क्या उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो हम जब एक लेसन को उठाएंगे तो उस लेसन से शुरू से लेकर के अंत तक की सारी घटनाओं को पढ़ाएंगे, तथा बीच बीच में अंग्रेजों ने उसके सुधार के लिए या अन्य कोई भी जो कानून बनाए हैं वो कौन से कानून थे, तथा उस कानून का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ेंगे, तथा साथ ही साथ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ की पृष्ठभूमि तैयार होती है तब से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त तथा यूएनओ की स्थापना तक के कालखंड को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे 1757 की जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति थी, उससे कुछ चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करती हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, हमारी समझ का भी विकास हो जाए, और हमसे पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को हम सही तरीके से जवाब दे लें, जिससे कि हमको फिर दोबारा ये परीक्षा न देनी पड़े। क्योंकि हम ये सोच के चलेंगे कि हम इसी बार अपने अच्छे रैंक, अच्छे मार्क्स को प्राप्त करके हम अपने अंतिम चयन इसको मान करके पढ़ाई करेंगे। ये ठीक है कि प्रकृति की जो इच्छा होती वही होती है, हमको दोबारा पढ़ देना पड़े, तीसरा देना पड़े, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी जो 1 साल 1.5 साल के प्लान बनाएंगे उसमें इसको पूरी तरीके से पढ़ करके और मजबूत हो लेंगे, और फिर इसको हम दे करके हम अपने स्थान को सुरक्षित करेंगे। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। फिर हम कल आपसे एक नए विषय टॉपिक पर आएंगे, जिस पर हम आपको पूरी व्याख्यान देंगे, आपके समझ का विकास करने का प्रयास करेंगे, तथा आपसे ये चाहेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसका हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।